यह संविधान हमें हम सबको दिया, इसके लिए देश हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ है और हमेशा याद रखेगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिलिब्रेट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दिया। हम 2 वर्ष पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको ये मौका मिला कि हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव में भागीदार बन सकें और आज हम संविधान के एडॉप्शन पर अपने 75 वर्ष पूरे होने पर इस मौके के भी हम चश्मदीद गवाह बन रहे हैं और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद हमें अपने रिपब्लिक को, गणतंत्र को 75 साल पूरे होते हुए देखने का भी सौभाग्य मिलेगा और उसका भी चश्मदीद गवाह होने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो सेलिब्रेशंस है, ये जो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, यह एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति कमिटमेंट को मजबूती प्रदान करता है। चाहे कोई सदन में उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चर्चा, वाद विवाद और डिस्कशन, कुल मिलाकर के ये सारी डिस्कशन एक तरीके से हम सबको अपने संविधान को मजबूती देने में, कमिटमेंट के साथ खड़े होने में एक अवसर प्रदान करता है और इसीलिए हम इस अवसर को, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब इसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट इट इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यह प्रजातंत्र की जननी है और जब हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान समिति के सदस्य और संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि यह देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, यह नेशन था, पुरातन देश था और यह पुरातन देश हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे एथोस के आधार पर, हमारे पुरातन विचार पर यह समाहित था और इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जब देखेंगे तो हमेशा भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का गौरवमय इतिहास, इसका बार बार उल्लेख होता है। और जब हम पुरातन विचार की बात करते हैं और हम इंडियन एथोस की बात करते हैं तो इंडियन एथोस में हम पाते हैं डेमोक्रेसी कंप्राइजेस ऑफ फ्रीडम, एक्सेप्टेबिलिटी, इक्वालिटी, inclusivity in society and allow the common citizens to lead a quality and a dignified life. इसके लिए हम समर्पित हैं और ये विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के मन में भरपूर पूर्ण तरीके से समाहित था और ये चर्चा हम सबको देखने को मिलती है। हम अगर ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें और हम अपने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो हमें ध्यान में आता है कि सभा, समिति, संसद, इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह इस बात को बताता है कि हमारे यहां डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेट, ये हमारे इथोस में, हमारी कल्चर में, हमारे संस्कृति में विराजमान रहा है और उसी को आगे बढ़ाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को रखा कि भारत पुनः उन बातों को समझकर, ध्यान रख करके, अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान में रख करके, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रख करके, वह जो ये राष्ट्र है विच इज टाइम्स इममेमोरियल, उसको ध्यान में रख करके
हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। हमें जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारतवर्ष, इन शब्दों का प्रयोग आजादी के बहुत बहुत पहले हम लोगों ने उपयोग में लाया। यह भी इस बात का प्रमाण है कि हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके हम सबने संविधान का फॉर्मेशन किया। मैं यहाँ ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ, आजकल हमें संस्कृति की बातचीत करते हैं तो कई बार तकलीफ भी होती है कई लोगों को। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। मैं उनके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी अजंता अलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है। उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है। कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़ करके हम नए सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और नए संविधान के साथ खड़े होंगे। और इसलिए हमारा संविधान भी हमको उस कमल से ये प्रेरणा देता है कि तमाम मुसीबतों के बावजूद हम प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कमिटमेंट के साथ खड़े होंगे। अगर मैं पिछले 75 साल की जर्नी, यात्रा की चर्चा करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख आदरणीय वित्त मंत्री जी ने डिबेट को प्रारंभ करते हुए कहा और उन्होंने अंबेडकर को उद्धृत किया, बाबा साहब अंबेडकर जी को उद्धृत किया और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में उसको कहा। और उससे पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे और कितनी दूरदृष्टि उनकी थी। हाउ फार साइटेड ही वॉज। And what he said was, I repeat, yesterday Madam Sitaraman ji has elaborated it, but I am repeating it. However good the constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad the constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. मैं इसको इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि मेरे वक्तव्य में ये गुड लॉट और बैड लॉट बार बार आने वाला है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। संविधान को बहुत गहराई से हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा था, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करना यह भी बैड लॉट ने शुरू से ही ठान ली थी। और वह जब बैड लॉट ने ठानी, मैं जर्नी की बात कर रहा हूं, यात्रा की बात कर रहा हूं। मेरा मानना है कि जब देयर आर ऑब्जेक्टिव डिसीजंस वी गेट राइट आंसर्स, वी गेट गुड रिजल्ट्स, बट व्हेन देयर आर सब्जेक्टिव डिसीजंस वी गेट बैड लॉट, वी गेट बैड आंसर्स, वी गेट रॉन्ग आंसर्स। और इस बात को हमको समझना चाहिए। आप देखिए, देश को जोड़ने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी, भारत के होम मिनिस्टर, उनको दिया गया और ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। After years I heard from the Mukharbin of the Congress people speaking about Law Purush Sardar Vallabhbhai Patel. उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा, 562, the Iron Man, and one was left,
and that one was left, that was Jammu Kashmir, to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. माननीय नड्डा जी, 1 मिनट माननीय सदस्यगण, on behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Alen Simonian, President of the National Assembly of the Republic of Armenia, along with the members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guest. The debate on the Samvidhan continues, and today is the last day essentially for the debate. Also, we're expecting legislative business on the floor of the House today with the bill for One Nation, One Poll that is all set to be tabled. You heard just a second ago, in fact, from the leader of the House in Rajya Sabha, that is JP Nadda, talking about the fact that they were the ones to now get, or rather force, the Congress party to speak the name or to take the name of Sardar Patel. Congress ignored Sardar Patel for the longest time. It is because of us that they raised, or rather they took the name of Sardar Patel, and that is something that we welcome. You heard, in fact, from the national president of the BJP and also the leader of the Rajya Sabha speaking on the constitution. Let's take a listen. उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए, और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप अंबेडकर से बात करो, अंबेडकर जी से बात करो, बाबा साहब अंबेडकर जी से। बाबा साहब अंबेडकर जी को जब उन्होंने अप्रोच किया तो आर्टिकल 370 जो बाद में आया, वह उसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा वो मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, You wish India should protect your borders. She should build roads in the area. She should supply you food grains. And Kashmir should get equal status as India. Government of India should have only limited powers, and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be treacherous thing against the interest of India, and I, as a law minister of India, will never do it. बड़े स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला के, लेकिन संविधान पर आघात तो शुरुआत हो चुकी थी। आर्टिकल 370 आया, और आर्टिकल 370 के ही विरोध में मुझे ये गौरव है ये बोलते हुए कि उस समय के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आवाज को उठाया और कहा, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने बलिदान दिया। श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतर्धान, यह इस बात का प्रमाण है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, अगेन आई विल टॉक अबाउट द गुड लॉट एंड द बैड लॉट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी ने चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू जी को और यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनकी रहस्यमय मौत हुई है, लेकिन वह आवाज दबा दी गई, वह रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि नहीं सिर्फ आर्टिकल 370 आया, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गुड लॉट एंड बैड लॉट, कैसे चीजें चेंज करती हैं। आर्टिकल 370 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से 1954 में 35A लाया गया, और 35A
को प्रेसिडेंशियल असेंट जो दिया गया, दैट वाज डन विदाउट पार्लियामेंट्री डिबेट। उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। आजकल बहुत चर्चा होती है डेमोक्रेसी की, आजकल बहुत चर्चा होती है प्रजातंत्र की। आप 370 में 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाते हैं और आप उसकी डिबेट तक नहीं करते हैं। बाईपासिंग द यूजुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, वह 35A लागू हो गया। और वह 35A क्या था? वह 35A डिफाइन करता था कि जम्मू कश्मीर में कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, हु विल बी दिस स्टेट सिटीजन। और जम्मू कश्मीर के दृष्टि से उसी को नागरिक माना जाएगा जो 1944 के पहले रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट का सिटीजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दी जाएगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में 2 विधान हो गए थे, 2 प्रधान हो गए थे, 2 निशान हो गए थे। तो एक काम दिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला। अभी कल हमारे आदरणीय खड़गे जी अब कहते हैं कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। भाई, आपने 25 साल में ये तोहफा दिया संविधान में, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें? आप कहते हैं कि अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे, अरे भाई हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा। 25 तारीख को लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। वो 50 साल हम इमरजेंसी के प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूं और आपको बिफोर टाइम बताता हूं, 25 जून 2025 जरूर आप लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होइए और उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था, और इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया। और 25 जून 1975 को प्रेसिडेंशियल असेंट के द्वारा आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस बताते हुए फंडामेंटल राइट्स को 19 और 21 आर्टिकल को निलंबित कर दिया गया। और उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में बंदी हुए 22 महीने के लिए, 1 लाख से ज्यादा। और मुझे यह गौरव के साथ कहना होता है कि उस समय के जनसंघ और उस समय के आरएसएस के लोग, उसमें कम से कम 75,000 से ज्यादा हमारे लोग थे जो जिनको बंदी बनाया। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने अपने आप को आत्मसात करते हुए, और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा और डीआईआर में बंद किया गया। अब देखिए, ये जर्नी में बातें आती हैं तो ध्यान में रहती है। मनोज जी बैठे हैं, हमारी मीसा भारती जी पहले सदस्य रही हैं यहाँ की, आजकल लोकसभा की सदस्य हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा उनका नाम मीसा क्यों पड़ा। मैं छात्र था, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन पटना। आई वॉज ट्वाइस अरेस्टेड फ्रॉम द क्लास। हम पढ़ने गए थे, हमको क्लास से अरेस्ट किया गया, हमने वो भी दिन देखे। लेकिन मीसा नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि लालू जी जब मीसा की बहन पैदा हुई तो वो जेल में थे, मीसा में बंद थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे। आज ठीक है, साथ साथ है,
समय का फेर है, ये भी ग्लोरियस जर्नी का पार्ट है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। आजकल इस बात की भी बड़ी चर्चा होती है कि मीडिया का गला घोटा जा रहा है। कल गोदी मीडिया कह दिया गया, कल और कुछ कह दिया गया। अरे आपको मालूम नहीं है मीडिया का तपस्या? आप जरा 1975 के इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन के आप एडिटोरियल्स निकाल करके देखिए, ब्लैंक है, ब्लैंक। और वो डट के खड़े रहे। आज हम भूल नहीं सकते स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि लोटा लेकर के आया था, लोटा लेकर के चला जाऊंगा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व करता। आप मॉडर्न इंडिया में दूसरा है सर, इनका तपस्या का डेफिनेशन दूसरा है। आप देखिए कैसे लोग थे जिन्होंने बहादुर शाह जफर मार्ग में अंधेरा छा गया था, सेंसरशिप लग गई थी। कुछ लिखने के पहले सेंसरशिप से उसकी क्लियरेंस चाहिए थी। मीठी मीठी लिखो, खट्टी खट्टी बंद करो। और आज आप गोदी मीडिया की बात करते हो। हमें मीडिया को सैल्यूट करना चाहिए। जब समय क्राइसिस का आया तो मीडिया खड़ा रहा, डट करके खड़ा रहा और उसने इमरजेंसी को विरोध। और आप देखिए आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी। आपने 39th, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का पार्ट है, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आप लेकर के आ गए। और क्या कहा आपने? उपसभापति जी, उसमें कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप बताइए ये ब्लैक लॉ था कि नहीं था? आप बताइए ये बैड लॉ था कि नहीं था? क्या आप जुडिशियल स्क्रूटनी से अपने आप को निकाल रहे थे? और उसमें भी देखिए फिर आपने क्या कहा कि अमेंडमेंट विल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से लागू होगा। यानी अपने करतूतों को छुपाने के लिए और करतूतों से बचने का तरीका ढूंढने का काम किया। और उसके बाद आप देखिए, आप यहीं पर रुक जाते तो भी हम समझते। आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेकर के आ गए। वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या था? वो उसके इतनी फार रीचिंग इफेक्ट थे, इतने फार रीचिंग इफेक्ट थे कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज ऑलमोस्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन अनरिकॉग्नाइजेबल। आज हम संविधान निर्माताओं की चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को चेंज करने का प्रयास किया है, कुछ से प्रयास किया है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का प्रयास किया है। और अमेंडमेंट क्या लाए? दैट प्रिवेंटेड जुडिशरी फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम बीइंग कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। हमारे संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे थे। हमारे संविधान के निर्माता फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया। और यहां जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी को कर्टेल करके एक ही स्ट्रोक में फैसला कर दिया कि कोई भी फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वह कोर्ट के किसी भी ग्राउंड पर वह कोर्ट में से की स्क्रूटनी से बाहर रहेगा। और इतना ही नहीं, it restricted the courts to issue orders and injunctions। ये सारे का सारा उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया। और देखिए आपने प्रीएम्बल के साथ भी छेड़छाड़ कर दी। प्रीएम्बल के साथ भी उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। हाँ, जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने अगर संविधान पढ़ा होता और संविधान के निर्माताओं के आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने नहीं जोड़ा होता। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा? अंबेडकर ने लिखा, there was no need to include the term secular as the entire constitution embodied the concept of secular state, which meant no discrimination on grounds of religion and equal rights. And
and status of all citizens. अब आप बताइए, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्पष्ट लिख दिया था कि सेक्युलर शब्द की जरूरत नहीं है, चर्चा हुई थी, संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन आपने सोचा कि अब हम करते आए हैं कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करें, एक के साथ दो साधें और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज को प्लीज करें। अरे जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे में रचा बसा है, उसके बारे में आप सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ रहे हो? ये संविधान के निर्माता ने लिखा। उसी तरीके से सोशलिस्ट के बारे में क्या लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने? ऑन द इंक्लूजन ऑफ द टर्म सोशलिस्ट ही सेड it is against the very grain of democracy to decide the constitution that what kind of society the people of India should live in. ये हमारे डेमोक्रेसी के मूल चरित्र को चैलेंज करता है कि भारत के लोग किस तरीके के सोसाइटी में लिव करना चाहे, रहना चाहे, ये वो तय करेंगे, ये हम नहीं तय करेंगे और ये संविधान नहीं तय करेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। लेकिन आपने अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए, अपने सेकुलर शब्द माइनॉरिटीज को अपीजमेंट करने के लिए और सोशलिस्ट शब्द अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए, लिटिल लेफ्ट टुवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, इसको बताने के लिए आपने सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। और उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप यहीं पर नहीं रुके, आपने जुडिशरी, कल मैडम निर्मला सीतारमण जी ने सीएम स्टीफन का वक्तव्य पढ़ा है। यहाँ पर क्या अहंकार दिखता है उस वक्तव्य में, किस तरीके से जुडिशरी को एक तरीके से प्रताड़ना करने का शब्दों का उपयोग किया गया है, आर्म्स ट्विस्टिंग की गई है, धमकी दी गई है। आज की बात करिए ना, और धमकी देकर के, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। आप भी कोई हमारे बीजेपी के नेता का उद्धृत कर दे वर्णन जिसमें हम लोगों ने कभी जुडिशरी पर कुछ कहा हो। आर्म ट्विस्टिंग की गई। और देखिए आपने क्या किया कि आपने जो हिज होलीनेस केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो जजमेंट था, 13 जजमेंट में से 7-6 पर जो जजमेंट था, जिसमें उन्होंने द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, द रूल ऑफ लॉ, द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उन्होंने संविधान की रक्षा तो कर ली, जिन जजेस ने फैसला दिया उन्होंने संविधान की, सभापति जी, रक्षा कर ली, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। और आपको मालूम होगा कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अमेंडमेंट्स particularly relevant during emergency, ऐसी बातों को ध्यान में जब रखा गया तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस JM शेलार, जस्टिस KS हेगड़े और जस्टिस AN ग्रोवर, who had upheld the basic structure, उनको सुपरसीड करके AM रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इतिहास को पुख्ता करना ये हमारी जिम्मेवारी है सभापति जी। आपने माना, बहुत बड़ी बात है, आपने ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में, जिसमें यह फैसला किया गया कि HR खन्ना ने डाइसेंटिंग नोट दिया और उन्होंने कहा कि लाइफ, राइट टू लाइफ और प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट्स माना जाता है और यह इमरजेंसी में कर्टेल नहीं होगा। तो आपने जस्टिस HR खन्ना को भी चलता कर दिया और वो जब उनकी चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उसको भी सुपरसीड कर लिया। इस तरीके से आपने जुडिशरी को किस तरीके से आपने
रोक करके रखा, वह भी हमको ध्यान में रखा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जुडिशरी को आपने कर्टेल तो किया ही, लेकिन नाउ आई विल टॉक अबाउट द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें हमने इमरजेंसी के कारण को रीडिफाइन किया और इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर हम लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन को कॉज माना इमरजेंसी का। उसी तरीके से हम लोगों ने यह भी कहा कि कैबिनेट के साथ साथ पार्लियामेंट का भी असेंट चाहिए, और वो भी 1 महीने के अंदर चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बैड लॉट एंड द गुड लॉट। Sir, but bad lot voted with the good lot. Bad lot voted with the good lot. मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 352 जिसके बारे में कल सुधांशु भाई ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की, अन्य वक्ताओं ने भी चर्चा की, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो लाना ही पड़ेगा ना कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। आर्टिकल 356, I'm sorry, I stand corrected, Article 356. Now Article 356 have been used 90 times. Nehru ji used 8 times. Indira Gandhi ji used 50 times, half a century. Rajiv Gandhi ji used 9 times. Manmohan Singh used 10 times. आप बताइए, संविधान की ग्लोरियस जर्नी में ये बातें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को एक बार नहीं बारंबार गिराया और इस तरीके से देश को हर तरीके से मुसीबत में डालने का काम किया। मैं यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात भी करना चाहता हूं। जब मैं माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करना चाहता हूं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने उस समय चर्चा में राजीव गांधी जी के बारे में कहा था, ये 21वीं शताब्दी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, प्रोग्रेसिव। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में फैसला दिया। एक इंदौर की महिला को कंपेंसेशन के रूप में उसको तलाक के बाद उसको जीवन यापन के लिए उसका फैसला हुआ। आपने उस समय के मुस्लिम क्लर्जी के और उनके दबाव में आकर के आपने शाहबानो केस के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया है। और पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट लेकर के आए जिसमें आपने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अपीजमेंट को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके यह फैसला लिया गया। और मैं यहां एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। आप में करेज नहीं था, आप में हिम्मत नहीं थी, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट को नरिश कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी दूरदृष्टि और पक्के इरादे से ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया और हमारी मुस्लिम बहनों को मेन स्ट्रीमिंग करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यह भी ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा में लिखा जाएगा कि किस तरीके से। और ट्रिपल तलाक के बारे में आपके माइनॉरिटीज्म और आपकी अपीजमेंट कहां तक पहुंची है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा हाउस को बताना चाहता हूं। सभापति जी, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन पाकिस्तान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन अफगानिस्तान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन सीरिया, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन इंडोनेशिया। These are all Muslim declared, constitutionally Muslim declared states, Islamic states,
यहां ट्रिपल तलाक नहीं है, लेकिन हमारा सेकुलर का वर्जन देखो कि हम यहां पर अपने मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट को ध्यान में रख करके ट्रिपल तलाक को चढ़ाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा था कि नहीं, लेकिन अगेन द गुड लॉर्ड गेट्स द क्रेडिट that it was Prime Minister Narendra Modi ji which finished the triple talaq and brought the Muslim sisters into the mainstream. अभी मैं कुछ बाउंड्रीज के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। संविधान की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सीडिंग ऑफ टेरिटरीज का सवाल आता है, द कांग्रेस पार्टी हैज नीदर बीन प्रोटेक्टिंग इंडिया सॉवरेनिटी and territorial integrity, nor combating efforts to reduce the India's influence in our neighborhood. I start with Jammu Kashmir. In 1949, although our valiant military had achieved success on the battlefield, a ceasefire was accepted by Pandit Nehru. That is why even today we have Pakistan occupied Kashmir. ये आपका योगदान है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, and the house must be aware also that the house is also aware that China had occupied 38,000 square kilometers of Indian territory and received through an illegal transfer of another 5,180 square kilometers from Pakistan. China could do this because Jawaharlal Nehru neglected defense preparations, including the broader border infrastructure, and was diplomatically naive. We all know that this occupation has been consistently underplayed by Congress to protect the leader's image. हमेशा अंडरप्ले करने की कोशिश हुई है। अगर मैं म्यांमार की बात करूं, where Myanmar was concerned, the circumstances regarding to the transfer of our control on Coco Islands in 1950s remains unclear even today. Abhi tak unclear hai. We also have seen a record of unconcern about the developments that impinge on our national security. Between 2008 and 10, we stood by silently as China built it, the Hambantota port in Sri Lanka. Members would appreciate the significance of this development for India's interests. In Maldives, an anti-Indian movement in 2012 led to the exit of Indian investment in key sectors. This too was always not countered by the Congress. अब मैं अगर कच्ची थीवू आइलैंड्स की बात करूं, कच्ची द्वीप आइलैंड्स के बारे में आपने संविधान को फिर बाईपास कर दिया। यू हैव बाईपास्ड। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है दैट, पहले तो हम कच्ची द्वीप के बारे में बताऊं कि कच्ची द्वीप इज एन आइलैंड विच वाज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ तमिलनाडु बिफोर इट सीडेड टू श्रीलंका इन 1974। मिसेस गांधी ने 1974 में कच्ची द्वीप को यूनिलैटरली दे दिया। हम सब लोग जानते हैं, दुनिया जहान को मालूम है, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा। आपने एक बार नहीं बारंबार उनको चुनाव में हराने का प्रयास किया। किस तरीके से वो वेस्ट बंगाल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए वो भी आप हम सबके ध्यान में है। आप किसको चेयरमैन बनाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और कैसे गांधी जी ने हस्तक्षेप किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो चेयरमैन। लेकिन सभापति जी, अब बैकवर्ड की by using the word backward में committee is not yielding. Jairam ji, leader of the house, is not yielding. ठीक है, I'll do that. But using the word backward. Nothing will go on record. Who are you?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बैकवर्ड के बारे में कहा कि रिजर्वेशंस जनरली टू द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, और अंबेडकर जी ने कहा कि मेरिट को भी ध्यान में रखना चाहिए और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। देयर शुड बी ए बैलेंस और रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए। अब नेहरू जी के व्यूज क्या थे, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। नेहरू जी के व्यूज क्या थे, जो उन्होंने लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर्स को 27 जून 1961। पंडित नेहरू ने लिखा, आई हैव रेफर्ड अबव द एफिशिएंसी एंड टू गेटिंग आउट ऑफ आवर ट्रेडिशनल रट्स, रिजर्वेशन को ट्रेडिशनल रट्स। दिस necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to the caste of this group or that group. The recent meeting we held here, at which the chief ministers were present to consider national integration, laid down that help should be given to economic considerations and not to the caste. It is true that we have tied up with certain rules and conventions about helping the scheduled castes and tribes. They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Backwards were called as second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything. The moment we encourage second-rate, we are lost. आप देखिए, see the mentality. आप इसमें से मानसिकता को आप देखिए, भाषा मानसिकता के बारे में बता रही है। और ये ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से हम सबको जानना चाहिए कि संविधान में के सभा में जो लोग थे और जिन लोगों ने बाद में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स देश को चलाया, उनके मन में रिजर्वेशन के प्रति क्या भावना थी, वो इससे प्रतिलक्षित होता है। He further writes, but if we go for reservation on caste basis, we swamp the bright and the able people and remain second-rate and third-rate. I am grieved to learn of how far the business of reservation has gone based on caste considerations. फिर उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो नारा ही लगा दिया, न जात पर न पात पर। फिर हमारे राजीव गांधी जी, उनका क्या विचार था रिजर्वेशन पर? मैं पूरा पढ़ रहा हूं। वो तो आप बोलेंगे ना, मैं तो जात पर पात पर ही बोलूंगा। मैं आपका प्रोपोगेटर तो नहीं हूं। राजीव गांधी ने कहा द सेकंड पॉइंट, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा द सेकंड पॉइंट विच वी मस्ट बी a part of the national goal, and goal is casteless society. The constitution very clearly differentiates between scheduled castes and backward classes. Why did our constitution make us make this distinction? They had something in their mind. Why have we lost the distinction today? I agree with you. The reality is that caste counts for tremendous amount in this country. I don't disagree with that. But what is our goal? Is our goal casteless society? If our goal is casteless society, surely every step that we take, we might have made mistakes in the past, and I am including myself in that if you believe in casteless society, every major step you may take must be such that you move towards a casteless society, and you must avoid taking any step which takes you towards a caste-ridden society. आजकल उनके सुपुत्र बहुत संविधान की किताब को लेकर के और आरक्षण और जाति जाति जाति, ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? ये हृदय परिवर्तन हुआ या वोट परिवर्तन के कारण हृदय परिवर्तन हुआ? ये इसका उत्तर चाहिए। अब उसके आगे क्या है वो सुन लीजिए। No promotion of idiots in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country.
will harm the entire country. ये हो गया आपका रिजर्वेशन पर आपका मत। जिन्होंने 55 साल राज किया उनका मत आपके सामने रखा। अब देखिए, आप काका कालेलकर रिपोर्ट आप लेकर के आए। आपने 1955 में काका कालेलकर रिपोर्ट रख दी और 1955 से लेकर के 22 साल तक आप बैठे रहे। आपने रिजर्वेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं। आज आपको आतुरता हो रही है रिजर्वेशन की और आप बड़े चैंपियन बन रहे हैं। 22 साल आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन कौन लेकर के आया? जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई। मंडल कमीशन आप 1979 मंडल कमीशन 1 जनवरी मंडल कमीशन 1979 6 सितंबर और 6 सितंबर को राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन को तथ्यात्मक त्रुटियां का हवाला देते हुए, रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग को क्रियान्वयन करने का विरोध किया। राजीव गांधी कॉल्ड मंडल कमीशन। आजकल आप मनोज जी उधर बैठे हुए हैं, रखिए। राजीव गांधी कॉल्ड मंडल कमीशन रिपोर्ट वन मैन्स ऑब्स्टिनेंसी।